मंजिल आपके हैं तो पूरा आपको करना है, निर्भर आप पर करता है, सोकर करना है या जग कर करना है। एनसीईआरटी के आज के लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समन्वय संख्या और त्रिज्यीय अनुपात। चूँकि समन्वय संख्या और त्रिज्यीय अनुपात एक दूसरे से को रिलेटेड टॉपिक है, तो बारी बारी से इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करते हुए हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन पर चलेंगे। क्योंकि आपको पहले से पता है इस सीरीज में हम लोग केवल और केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन का ही समाधान देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समन्वय संख्या और त्रिज्यीय अनुपात को, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समन्वय संख्या को और समझेंगे कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं या समन्वय संख्या होता क्या है। इसके लिए दिलचस्प सा किस्सा है, आप अगर सुने तो मैं सुना रहा हूँ आपको दिलचस्प सा किस्सा। जैसे मान लीजिए बचपन के दिनों में आप अगर स्कूल नहीं जाते होंगे तो स्कूल से कुछ 4 बलिष्ठ टाइप के बच्चे आते थे और आपको टांग कर ले जाते थे। 2 आपके पैर को पकड़ा, 2 आपके हाथों को पकड़ा। अब आपसे जुड़ने वाले बच्चों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया ना, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अगर 2 ने मिलके आपको पकड़ के लेके चला गया, मान लो कि बच्चे जो आए हैं स्कूल से वो मुस्टंड टाइप के हैं, बहुत ताकतवर हैं, तो 2 ने मिलके आपको पकड़ लिया। 2 ने मिलके, एक ने आपका दोनों पैर पकड़ लिया और एक ने आपका दोनों हाथ पकड़ लिया। अब आपसे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। डेट मीन्स कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण अपने से भिन्न आवेश वाले जितने कणों के संपर्क में होता है उन सभी संपर्क कणों के संख्या को समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। इसे अगर हमें सूचित करना हो, इसका सिंबल बनाना हो, तो इसका सिंबल हमारे पास हो जाएगा CN। CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया होगा आपको अच्छा से। अब इसी में से कुछ केमिस्ट्री के व्यू से हम कोऑर्डिनेशन नंबर को देखते हैं। हमारे पास जो मान लीजिए ज्योमेट्री शेप जो दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है, वो आकृति लीनियर है, रेखीय है। तो रेखीय का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। आगे हम चित्र के साथ आपको समझाएंगे। ट्राइगोनल है या ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है, तो जिसमें 3 कोण बनेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है या स्क्वायर प्लेनर वर्गतलीय है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोई पार्टिकल्स ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पिछले क्लास में रिक्तिका में आपने देखा भी कि अष्टफलकीय रिक्तिका जो होते हैं वो 6 कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर कोई BCC शेप में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अगर कोई HCP में है, CCP में है या फिर FCC में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अब बारी बारी से इन सबों को एक चित्र के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, तो इन सबों को अब डिस्कस करने का वक्त आ चुका है, तो आसानी से अब हम लोग इस पर डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक टर्म को शुरू से डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला टर्म हमारे पास था रेखीय, और उस रेखीय के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट भी करेंगे कहाँ से? रेखीय से, कि रेखीय का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वह 2 है। अब रेखीय का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कैसे है? मान लीजिए कि ये सब क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब किसी भी पार्टिकल्स को आप देखिए वह नियरेस्ट कितने पार्टिकल से अटैच है। लेफ्ट साइड में भी पार्टिकल्स है, राइट साइड में भी पार्टिकल्स है, और किसी भी पार्टिकल्स को हम कलर कर देते हैं। जैसे इस पार्टिकल्स को हमने कलर कर दिया, तो यह पार्टिकल्स अपने कितने नियरेस्ट पार्टिकल से अटैच है? एक इससे और एक इससे। तो भाई 2 पार्टिकल से अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसको देख लो ना, साइड वाले को। आप कहोगे कि सर साइड वाला का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 ही है। नहीं भाई, साइड वाला का 1 है, ठीक है। इसके आगे भी तो पार्टिकल्स अटैच हो सकते हैं ना, डॉटेड लाइन है, तो इसके आगे भी पार्टिकल्स अटैच हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कम से कम बाहर से एक अंदर वाले पार्टिकल से ही कैलकुलेट करेंगे तो आपको सही कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा। नहीं तो आप साइडर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहेंगे तो ऑलवेज एक्चुअल कोऑर्डिनेशन नंबर से एक कम कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या आपके पास आ पाएगा। जैसे कि दूसरा हमारे पास है त्रिकोणीय। भाई 3 कोण जिसमें होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखेंगे
तो त्रिकोणीय का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। जैसे कि मान लीजिए एक ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। अब इस 3 पार्टिकल्स को हम अटैच कर देते हैं ऐसे करके, इस तरीका से भी इन पार्टिकल्स को हम अटैच कर सकते हैं। देखिए, तो भी यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है अगर वह पॉजिटिव है और सभी पार्टिकल्स निगेटिव हैं तो ये सभी से अटैच हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 3 आ जाएगा। इसके जस्ट बाद आपके पास तीसरा था आपके पास क्या, तो भाई तीसरा था आपके पास चतुष्फलकीय के अलावा और क्या था, तो चतुष्फलकीय के अलावा इसी में आपका था वर्गतलीय। तो चाहे चतुष्फलकीय हो या वर्गतलीय हो, कोऑर्डिनेशन नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, 1 पार्टिकल्स, 2 कण, 3 कण, 4 कण। अब इसके सेंटर में एक कण है जो इससे अटैच है, सभी कॉर्नर वाले कण से अटैच है। अगर ये कॉर्नर वाला सब पॉजिटिव है तो सेंटर वाला को हम नेगेटिव कर देंगे, अगर कॉर्नर वाला नेगेटिव है तो सेंटर वाले को पॉजिटिव कर देंगे। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप 4 देख पा रहे हैं। जैसे कि अब हम चलते हैं नंबर 4 में। चौथा था आपका अष्टफलकीय। अष्टफलकीय का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास निकल के आया सर 6, जैसा कि पूर्व से पता है। अब इसे हमें केवल चित्र के माध्यम से देखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एक्चुअल में है कैसे। तो एक पार्टिकल्स यहाँ अटैच हो गया, एक पार्टिकल्स नीचे अटैच हो गया। अब ये सेंटर वाला पॉजिटिव है तो बाकी सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। इसको इससे सभी पार्टिकल्स को एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं। अब देखिए, सेंटर वाला पार्टिकल से 6 पार्टिकल्स अटैच है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसी प्रकार से अगर हमें कभी सिंपल क्यूबिक सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो SCC का, तो सामान्य इकाई सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वह 6 होगा। अंतः केंद्रित इकाई सेल का BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है, और FCC का निकालना हो या HCP का निकालना हो या CCP का निकालना हो तो इन सब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या टर्म समझ में आया कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर है जो अपने से डिफरेंट चार्ज वाले पार्टिकल से अटैच होता है। तो जितने डिफरेंट चार्ज वाले पार्टिकल से अटैच है उसी पार्टिकल्स को, उसी अवयवी कण को हम समन्वय संख्या या फिर उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो आई होप कि आपको निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा। अब बारी है कि इसी समन्वय संख्या से संबंधित जो टॉपिक है हमारा त्रिज्या अनुपात, उन त्रिज्या अनुपात को डिस्कस करके दोनों में रिलेशन लाए। लेकिन उससे पहले हमें कुछ डिफरेंट टाइप को भी समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम कभी कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर में जो मुख्य कंपाउंड हैं जो NCERT से रिलेटेड हैं, जैसे NaCl में हमेशा आप कंपाउंड जो आयन में कंस्टिट्यूएंट होगा वो होगा Na++Cl-, जिसमें NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर, Na का भी 6 आपको मिलेगा और Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 ही मिलेगा। दूसरा कंपाउंड लेते हैं CsCl। ये त्रिज्या अनुपात के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 6 ही क्यों है, 6 के अलावा और कुछ क्यों नहीं है। Cs++Cl-, इसमें आपको Cs+ का कोऑर्डिनेशन नंबर जो दिखेगा वह 8 दिखेगा और Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 दिखेगा। इसके अलावा CuCl हो, Zns हो, Zno हो, इन सब में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है उस पॉजिटिव वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखेगा और निगेटिव वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 दिखेगा। इसके अलावा एक टाइप कंपाउंड आएगा जिसे हम कहेंगे AB2 टाइप। तो मैक्सिमम टर्म में AB2 टाइप में आप पाएंगे कि जिसमें 2 लगा है, देखो A जो है वह अपने से 2 गुने कणों से अटैच है, तो 2 जिसमें लगा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 रखना है। अब B का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया तो A उससे तो 2 गुना पार्टिकल से अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 गुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
इमेजिनेशन करिए अगर रहता A2B के फॉर्म में, कंपाउंड भी लेकर हम आपको दिखाएंगे, अभी हम आपको जनरल केस पर बतला रहे हैं, कंपाउंड करके बतलाएंगे कि कौन कौन से कंपाउंड इस फॉर्मेशन पर आने वाले हैं। और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, कंपटीशन के अंदर इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई इस बार जो 2 लगा है वह 2A में लगा है, तो A का कोऑर्डिनेशन नंबर इस बार 4 हो जाएगा। B अपने से 2 गुने पार्टिकल से अटैच है तो 4 गुना 8 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड यदि एग्जाम्पल हम डिस्कस करें, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड में, अब चूंकि सोडियम में 2 लगा हुआ है तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, अब चूंकि ऑक्सीजन सोडियम से 2 गुने पार्टिकल से अटैच है तो ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। इससे मस्त ट्रिक AB2 या A2B कंपाउंड के लिए है ही नहीं, दुनिया का बेस्ट ट्रिक है ये। इस पर आप आसानी से सीख सकते हो AB2 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर को। जैसे CaF2 को डिस्कस कर लो भाई, तो देखो इसमें फ्लोरीन में 2 लगा हुआ है तो फ्लोरीन आयन या फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हम चेक करेंगे तो फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा हमको। जबकि Ca2+ इसमें 2 नहीं लगा हुआ है ना सर, इसमें 2 नहीं लगा हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज इससे डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा AB2 फॉर्मेशन के कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होंगे। ये एक शानदार ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में कई बार देखे गए, पूछे भी जाते हैं और साधारण तौर पर अच्छे क्वेश्चन भी ये हैं। अब बारी है हमारा त्रिज्या अनुपात का, तो चलते हैं अब हम त्रिज्या अनुपात के ऊपर। देखो त्रिज्या को बहुत बार आप अर्धव्यास कहते हो, तो त्रिज्या अनुपात का दूसरा नाम आप रख सकते हो अर्धव्यास अनुपात। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। चाहे कोई भी क्रिस्टल हो, आयनिक क्रिस्टल हो, वो पॉजिटिव से बना होगा और नेगेटिव से बना होगा। तो पॉजिटिव का त्रिज्या कम होता है, नेगेटिव का त्रिज्या अधिक होता है, ये आपको भी पता है, पूरे दुनिया को आपको पता है। तो किसी क्रिस्टल में धनात्मक परमाणु और ऋणात्मक परमाणु के जो त्रिज्या के अनुपात होंगे उसे त्रिज्या अनुपात कहेंगे। इसको R से सूचित करते हैं, R फॉर रेडियस, R फॉर रेशियो, रेडियस रेशियो। तो त्रिज्या अनुपात अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात त्रिज्या अनुपात बराबर क्या होगा भाई, त्रिज्या अनुपात बराबर, तो त्रिज्या अनुपात बराबर धनात्मक परमाणु की त्रिज्या दैट मीन्स R+ बटा ऋणात्मक परमाणु की त्रिज्या दैट मीन्स R-। तो हम यहाँ पर एक फाइनली सूत्र तो बना ही सकते हैं, और करके क्या बना सकते हैं, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू R+ बटा R-। तो किसी भी क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात धनात्मक परमाणु के त्रिज्या और ऋणात्मक परमाणु के त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, उसको आप त्रिज्या अनुपात कहते हैं। अब रेडियस रेशियो को समन्वय संख्या से, ज्योमेट्री से जोड़ दिया गया और एग्जाम्पल टाइप प्रारूप पर भी ला दिया गया कि एग्जाम्पल टाइप प्रारूप क्या क्या होने वाले हैं। इन सभी टर्म्स को डिस्कस करना है हमने, तो इजीली आप इसे समझ सकते हैं, इस पर वर्क कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टर्म है नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम किसी क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात निकालें और वह 0.000 से लेकर 0.151 तक आ जाए, सॉरी यहाँ 5 कर लेंगे, 5 तक आ जाए, यहाँ पर भी 5 कर लेंगे, 5 तक आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। भाई ऐसे ही निर्धारित होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट मीन्स क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इज ए प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। वह प्रैक्टिकल वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होकर आता है, रेडियस रेशियो से। आप इस थ्योरी के माध्यम से उस प्रैक्टिकल वैल्यू को कैलकुलेट करके डिपुट करते हैं और उससे पता चलता है उसका टाइप कौन सा है। एग्जाम्पल यहाँ टाइप के अकॉर्डिंग टू है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो उस संरचना का नाम होगा रेखीय, और इस टाइप को हमेशा लिखा हुआ मिलेगा HF टाइप। कौन सा टाइप लिखा हुआ मिलेगा, HF टाइप। दूसरा देखिए 0.55 से लेकर 0.225 तक होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है, और इस टाइप को कहते हैं ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय टाइप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए BO3 या BO32- आप बोल सकते हैं। तीसरा है 0.225 से लेकर 0.414 तक, और इस टाइप को कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 देखने को मिलता है। मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि हमें एक क्रिस्टल मिला, उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 0.412 है।
अब 0.412 क्या इसके बीच में है? बिल्कुल है। 0.412, 0.225 और 0.414 के बीच में है, तो इसका आकृति टेट्राहेड्रल हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे करके आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। इसके टाइप में होंगे ZNS, CuCl, CuBr, CuI, AgI, ये इन टाइप में आ जाएंगे। अब आ जाएंगे 0.414 से 0.732 तक। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 मिलेंगे तब जब इसका शेप स्क्वायर प्लेनर बनता हो। रियलिस्टिक में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक इमेजिनरी प्रारूप है, इसलिए इसमें आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल प्रारूप में आपको कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में जब इस रेंज में कंपाउंड आपको दिखेगा या कंपाउंड का रेशियो दिखेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 रखना है और इस शेप को आप कहेंगे ऑक्टाहेड्रल शेप। टाइप में मिलेगा NaCl टाइप। NaCl टाइप 6 मिल गया। और देखिए सोडियम भी 6 और क्लोरीन भी 6। नेक्स्ट है आपका 0.732 से लेकर 1 तक अगर आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इस शेप को आप कहेंगे BCC शेप। एग्जाम्पल के लिए CSCl टाइप, CSBr टाइप, CSI टाइप, इन प्रारूपों को आप देख सकते हैं रेडियस रेशियो के माध्यम से। तो आपने पाया कि त्रिज्या अनुपात जो होता है वह समन्वय संख्या से और आकृति से जुटा हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन किसी ने दे दिया और बहुत ही आसान प्रारूप में क्वेश्चन दिया कि भाई एक धनात्मक परमाणु है जिसकी त्रिज्या 80 पिकोमीटर है और एक ऋणात्मक परमाणु है जिसकी त्रिज्या 120 पिकोमीटर है। तो बताओ इस दोनों से जो कंपाउंड बनेंगे उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो हमने क्या करना है सर, सबसे पहले रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर देना है। रेडियस रेशियो बराबर R प्लस बटा R माइनस। अब रेडियस रेशियो का वैल्यू हम देख लेंगे। R प्लस का वैल्यू 80 है, R माइनस का वैल्यू 120 है। 0 0 खत्म, 4 से कट कर लेते हैं 2, 4 से कट कर लेते हैं 3, डेट मीन्स 2/3। अब 0.66 ऐसा आ रहा है। अब 0.66 का जो वैल्यू है वह किसके बीच से है, तो आप पाओगे सर कि 0.66 का वैल्यू 0.414 से लेकर 0.732 तक है। और ये रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक है नहीं स्क्वायर प्लेनर, ये इमेजिनरी है। तो रियलिस्टिक हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। डेट मीन्स इस कंपाउंड के जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे वह कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन इस पर कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बारी है इन दो टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी ने किस प्रकार से सवाल पूछे हैं, उन सारे सवालों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब बारी है एनसीईआरटी क्वेश्चन का। एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन क्या है भाई, तो वो क्वेश्चन है उपसह संयोजन संख्या का क्या अर्थ है। उपसह संयोजन संख्या का मतलब क्या है, उपसह संयोजन संख्या का मतलब है समन्वय संख्या। तो भाई समन्वय संख्या का क्या अर्थ है, इसका मतलब ये हुआ कि बताइए समन्वय संख्या किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं या उपसह संयोजी संख्या किसे कहते हैं। आपने ऊपर डेफिनेशन देख रखा है कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण अपने से भिन्न आवेश वाले जितने कणों के संपर्क में होता है उस संपर्क कणों के संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। तो आप इस प्रारूप से इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं, किसके डेफिनेशन को, उपसह संयोजन संख्या के डेफिनेशन को। अब इसको आप लिख लीजिए, देख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, एक दो एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं इसमें, और उस एग्जाम्पल के बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन इस पर जो है वह क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को देखिए। वह क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित परमाणुओं की उपसह संयोजन संख्या क्या होती है या उपसह संयोजन क्या होती है। आप यहाँ पर चाहें तो संख्या डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। सबसे पहला है एकक घनीय या एक घनीय निविड़ संकुचित संरचना। भाई अभी हम इसका इंग्लिश नाम लिखते हैं, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, CCP। देखो नाम से पता चल गया
इसके जो सिंबल आ गए CCP आ गए, और जस्ट आपने अभी एग्जाम्पल में CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पाया, तो 12 पाया। तो पहला का आंसर तो आपको मिल ही गया, CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। दूसरा है अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित इकाई सेल को इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का अगर हम शॉर्ट नेम निकालेंगे तो देखिए BCC। तो भाई BCC आ गया, और BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर आपने एग्जाम्पल के तौर पर कितना पाया, 8 पाया। अब बच कौन रहा है, इसके अलावा FCC बच रहा है, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इसके अलावा HCP बच रहा है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इसके अलावा एक SCC बचता है, इस SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो आई होप कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर के चक्कर में अब कभी नहीं फंसेंगे। आपने कोऑर्डिनेशन नंबर के विभिन्न प्रारूपों को देखा और साथ ही साथ देखा कि NCERT में किस प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब हम चलते हैं और आगे के प्रारूप को डिस्कस करते हैं। NCERT ने एक और क्वेश्चन इस पर दे रखा है, वो NCERT का क्वेश्चन क्या है, तो उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कहता है कि सर एक घनीय ठोस 2 तत्व P और Q से बना है। एक तत्व P है, दूसरा तत्व Q है, ठीक है। घन के कोना पर Q, ये जो Q जो है वो कहाँ पर है, कोना पर है, कोण के ऊपर है, कोना पर है। एवं अंतः केंद्र पर P जो है वो कहाँ है, अंतः केंद्र पर है। अब अंतः केंद्र किस में होता है, अंतः केंद्र होता है अंतः केंद्रित इकाई सेल BCC इकाई सेल के अंदर। अब कहता क्या है, इन बातों को समझिए। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, P एवं Q का उपसह संयोजन संख्या बतावे। देखिए जैसे ही BCC हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता चल ही गया कि भाई इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होने हैं, 8 होने हैं। अब कहता है सूत्र बताओ। देखो केंद्र के ऊपर कणों की संख्या 1 होता है, कोना जो होता है वो 8 वो होता है, और एक कोना पर कण का मान 1/8 होता है। तो ये भी कट गया, इसकी संख्या भी 1। अब हम P/Q कर दें तो 1/1, डेट मीन्स सूत्र जो बनेगा वह फाइनल सूत्र क्या बनेगा, PQ बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे NCERT प्रश्न हैं। तो आपने आज के क्लास में मुख्य तौर पर देखा कि NCERT में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से NCERT क्वेश्चन का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन आपके पास प्रोवाइड हो पाए, उपलब्ध हो पाए, तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के YouTube चैनल से और जोड़िए अपने साथियों को भी, ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सकें। धन्यवाद। आज के लिए बहुत बहुत